एक ऐसी नदी की कहानी जो किसी एक देश की नहीं बल्कि एक पूरे महाद्वीप की धड़कन है। ये तिब्बत के बर्फीले शांत पठारों में जन्म लेती है, फिर हिमालय के सीने को चीरती हुई गरजते हुए आगे बढ़ती है और फिर भारत के विशाल मैदानों में जीवन बनकर उतर जाती है। ये सिर्फ पानी की एक धारा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी संस्कृति और उनकी जीविका का स्रोत है। अब जरा सोचिए, इस बहती हुई जीवन धारा पर अगर किसी के हाथ में एक स्विच आ जाए, एक ऐसा स्विच जो जब चाहे इस बहाव को धीमा कर दे और जब चाहे इसे खोल दे। बस यही एक सवाल आज करोड़ों लोगों के भविष्य पर एक बहुत गहरा साया डाल रहा है। तो चलिए इस कहानी के मुख्य किरदार से मिलते हैं। ये कोई आम नदी नहीं है। इसकी पहचान, इसका नाम सरहदों के साथ साथ बदलता जाता है। इसका सफर दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और मुश्किल इलाकों से होकर गुजरता है। चीन के तिब्बत में, जहां हवा पतली और आसमान एकदम साफ नीला है, इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर ये दुनिया के सबसे गहरे खड्डों में से एक को काटती हुई गरजते हुए भारत में दाखिल होती है। अरुणाचल प्रदेश की हरी भरी पहाड़ियों के बीच इसका नाम हो जाता है सियांग। और आखिरकार जब ये असम के चौड़े शांत मैदानों में फैल जाती है तो ये बन जाती है शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र। एक ही नदी लेकिन तीन नाम और तीन अलग अलग किरदार। अब कहानी में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। यारलुंग सांगपो के एक बहुत ही खास मोड़ पर चीन एक ऐसा निर्माण कर रहा है जो इस नदी के पूरे चरित्र को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। इसका नाम है मेडोग महाबांध। देखिए, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा नहीं है। इसे यारलुंग सांगपो के उस असाधारण मोड़ पर बनाया जा रहा है जिसे ग्रेट बेंड कहते हैं। यहाँ पर नदी एक घोड़े की नाल की तरह घूमती है और ठीक इसी मोड़ पर भारतीय सीमा से कुछ ही किलोमीटर पहले दुनिया का सबसे बड़ा बांध आकार ले रहा है। और जब हम कहते हैं सबसे बड़ा, तो इसका पैमाना शायद कल्पना से भी परे है। ये बांध इतना विशाल होगा कि ये दुनिया के मौजूदा सबसे बड़े बांध यानी चीन के ही थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करेगा। सोचिए, 3 गुना। चीन के आधिकारिक बयानों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लक्ष्य एकदम साफ हैं। वो इसे हरित ऊर्जा की एक बहुत बड़ी पहल के तौर पर देखते हैं जो तिब्बत के विकास को रफ्तार देगा और साथ ही चीन को अपने कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद करेगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। जो चीन के लिए विकास की एक छलांग है, वो नदी के बहाव की दिशा में बसे देशों, खासतौर पर भारत और बांग्लादेश के लिए चिंताओं का एक पहाड़ खड़ा कर रहा है। तो अब समझिए कि ये सिर्फ पानी का मामला क्यों नहीं है, ये भू राजनीतिक शक्ति का मामला है। इस एक बांध से चीन को भारत के पूरे पूर्वोत्तर में बहने वाले पानी पर एक तरह का कंट्रोल मिल जाएगा। किसी भी संघर्ष के समय में इसे एक वाटर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब या तो पानी को पूरी तरह रोककर सूखा पैदा करना या फिर अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़कर तबाही मचा देना। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। साल 2000 में सियांग नदी में आई विनाशकारी बाढ़ इसकी एक खौफनाक याद आज भी दिलाती है। इसका असर सिर्फ देशों की राजनीति तक ही सीमित नहीं है, प्रकृति को भी इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। देखिए, हर नदी अपने साथ जीवन देने वाली उपजाऊ गाद यानी सिल्ट लेकर चलती है। ये बांध उस गाद को रोक देगा जिससे बांग्लादेश तक फैला विशाल डेल्टा धीरे धीरे बंजर हो सकता है। पानी के अंदर की दुनिया भी तबाह हो जाएगी। हिल्सा और महाशीर जैसी 200 से ज्यादा मछली प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और साथ ही उन 20 लाख लोगों की रोजी रोटी भी, जिनकी पूरी जिंदगी इसी नदी के सहारे चलती है। और इन सब चिंताओं के ऊपर है एक और भी बड़ा खतरा। ये बांध दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप संभावित इलाकों में से एक में बन रहा है, जिसे कहते हैं सिस्मिक जोन 5। दिसंबर 2024 में इसी इलाके में 7.5 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आ चुका है। तो जरा सोचिए कि अगर अरबों लीटर पानी का ये विशाल भंडार एक बड़े भूकंप की वजह से टूट जाए तो क्या मंजर होगा। तो जाहिर है इतनी बड़ी चुनौती का जवाब भी दिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि भारत इसका सामना कैसे कर रहा है। चलिए देखते हैं कि इस पर क्या प्रतिक्रिया तैयार की जा रही है। भारत की रणनीति दो तरफा है। एक तरफ वो अरुणाचल प्रदेश में अपना खुद का एक बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा है ताकि चीन के पानी के बहाव पर नियंत्रण को कुछ हद तक बेअसर किया जा सके। दूसरी तरफ वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन से पूरी पारदर्शिता की मांग कर रहा है और इस प्रोजेक्ट को तब तक रोकने के लिए दबाव बना रहा है जब तक सारी चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता। ये मुद्दा सिर्फ भारत और चीन का नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी है। और इससे एक बड़े सवाल का जन्म होता है, क्या सहयोग का कोई रास्ता है?
तो सहयोग का रास्ता कैसा दिख सकता है? देखिए, अभी की जो स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर है। डेटा शेयर करने के जो समझौते हैं वो या तो अस्थायी हैं या फिर खत्म हो चुके हैं, और जो थोड़ा बहुत डेटा मिलता भी है वो सिर्फ बाढ़ के मौसम का होता है। इसके मुकाबले एक मजबूत ढांचे का प्रस्ताव है जिसमें कानूनी तौर पर बाध्यकारी जल बंटवारे के समझौते हों, साझा पर्यावरण अध्ययन हो, और यहाँ तक कि एक दक्षिण एशियाई वाटर नेटो जैसा संगठन बनाने का विचार भी है जो सामूहिक जल सुरक्षा की गारंटी दे, ठीक वैसे ही जैसे मेकांग नदी आयोग दक्षिण पूर्व एशिया में करता है। तो अंत में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं। ब्रह्मपुत्र की ये कहानी सिर्फ एक नदी की नहीं है, बल्कि ये सहयोग और संघर्ष के भविष्य की कहानी है। क्या ये साझा संसाधन देशों को करीब लाएगा, या ये आने वाले वक्त में टकराव की एक नई दीवार बन जाएगा? इसका जवाब तो समय ही देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।